बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर 2022 और दिन है जुमे का। शुरू करते हैं अपनी ख़बरों की तरफ। सबसे पहले तो हम चलते हैं, जो कल मुलाकात हुई थी अपना परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से, और वो तकरीबन आधा घंटा मुलाकात चली थी। उसके बाद उनके बयानात भी आए थे कि जी हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, सॉरी हुकूमत के साथ नहीं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, और इमरान खान जैसे ही हुक्म करेंगे तो आधे मिनट के अंदर अंदर हम लोग असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। जिसके बाद मुनूस इलाही ने भी बयान दिया था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, वो अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर दूं। तो काफ़ी खदशात उठे थे, और ये खदशात उस वक्त बढ़ गए जब मुनूस इलाही ने एक निजी टीवी को चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ ने हमें इमरान खान की मदद करने के लिए बोला था जब ये रिजीम चेंज हो रहा था। तो उस वक्त पार्टियां टूट टूट के जा रही थी, तो मुनूस इलाही ने अपने वालिद को मनाया था कि जी हम इमरान खान के साथ रहेंगे। तो उन्होंने उसका वजाहत करते हुए बोला कि जी हमें साबिक आर्मी चीफ ने बोला था कि जी इमरान खान का साथ दें, तो हम लोग इसलिए इमरान खान के साथ थे। तो उसके ऊपर काफ़ी जो मीडिया है, जो एंकर पर्सन है, वो बहुत उछल रहे थे कि जी ये तो मामलात बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, और ये तो जो है अपना परवेज़ इलाही साहब वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे, और बहुत कुछ। मैं इसको बोलूँगा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। हम लोग दूसरे मीडिया को तो बोलते हैं कि जी वो ऐसी ऐसी बातें जो कि कंफर्म नहीं होती, उनके पहले ही उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आज सुबह पार्लिमानी पार्टी का इजलास था इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब ने उसके बाद इन सारी बातों को जो है एकदम मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने बोला कि जी परवेज़ इलाही ने मुझे टोटल अख्तियारात दे दिए, समरी दे दी है डिज़ॉल्व करने की, और मेरे बहुत काफ़िल जो है वो मजबूत इत्तेहाद है हमारा, और इन सब बातों में कोई सच नहीं है कि जी वो कोई हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं या वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बता दिया था कि वो किसी हद तक इमरान खान साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, या कामयाबी की कोशिश कर रहे हैं कि वो मना लें। उनके दो किस्म के उनकी जो खदशात थे वो ये थे। एक तो जो तरक्याती काम जो कि उन्होंने दिए हुए थे, और जो बजट दिए हुए थे वो अभी इनकम्प्लीट थे, तो वो कहना ये चाह रहे थे कि हमें महीना 2 महीना और मिल जाएं ताकि वो काम कंप्लीट हो जाएं। ये मैं सियासी एक उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। जब भी ऐसे कोई तरक्याती कामों के बीच में जब हुकूमत जाती है तो वो काम धरे के धरे रह जाते हैं, बल्कि वो जो आवाम के लिए किए जा रहे होते हैं वो जहमत बन जाते हैं। एक तो ये पॉइंट था उनका। दूसरा ये पॉइंट था कि अगर ये हुकूमत चली जाती है तो जो कि आप इस वक्त देख लें कि आप जो हालात पीडीएम ने पीटीआई के कारकुनों के लिए और उनके लिए बनाए हुए हैं, तो उनके लिए दो जगह जो हैं वो इस वक्त पंजाब और केपी के है। अगर वो इससे भी हाथ धो बैठते हैं, और एक ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या करेंगे। फिर दूसरा है हमारे पास क्या है, अभी तो हमारे पास एक थ्रेड है कि जी हम उनको किसी तरीके से आमादा कर सकते हैं कुछ भी वो करके। तो उस पर उनकी बात हुई थी, और उसमें उन्होंने इमरान खान ने ख़ुद आकर टीवी पे एक इंटरव्यू में, जो निजी उनका चैनल है उस पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि जी मेरे को समरी मिल गई है। समरी जिस वक्त मैं ऑर्डर करूँगा तहलील उसी वक्त पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। नंबर 2, इमरान खान ने पीडीएम की जो सरकार है, हुकूमत है, उनको दावत दी है मुज़ाकरात के लिए कि आएँ, आप बैठे बात करें और मुझे इलेक्शन की डेट दें, तो उसके ऊपर जो भी नेगोशिएट होता है वो कर लें। और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मजबूरी सूरत हाल है वो बहुत मखदूश है। जो इकॉनमी के सिचुएशन है वो बहुत ही डाउनफॉल में जा रही है। गूगल की पेमेंट रुक गई है, दवाइयों की जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं उसकी पेमेंटें नहीं जा रही हैं, एलसी नहीं खुल रही है, और ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे से नीचे आते जा रहे हैं। इसी असना में एक ताज़ा हवा का झोंका जो हमें मिला है वो ये मिला है कि सऊदीया ने आज हमारे जो $3 बिलियन उन्होंने स्टेट बैंक में रखे हुए थे उनको एक्सटेंड कर दिया है। वो उनकी डेट जो है वो उनको वापस करने थे, वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिए कि जी आप रख सकते हैं हमें हमारी तरफ से। तो ये एक ताज़ा झोंका है। लेकिन अभी भी जो इन एक्सटेंड करने के बावजूद हमें क्योंकि ये जो $7.something हैं ये भी हमारे पास दोस्तों के पड़े हुए हैं। उनको चाइना के पास ये लोग गए थे चाइना से एक्सटेंड करवाने, लेकिन नहीं हुए, सऊदीया की तरफ से हो गई। ये एक बड़ी बात है।
दूसरा, आज एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया जी, गुलाम मोहम्मद डोगर का जो सीसीओ लाहौर है उनको उन्होंने रीस्टेट कर दिया है। और इसके साथ ही डॉक्टर असद मजीद को अपॉइंट किया है फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे, फॉरेन सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। ये असद मजीद साहब वही हैं जो फॉरेन साइफर का मामला जब उठा था तो उस वक्त वो यूएसए में अपॉइंटेड थे, और उनको फिर बुलाया गया था यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसमें, तो उसके ऊपर उनसे उनको दोबारा जो है फॉरेन सेक्रेटरी रिअपॉइंट कर दिया गया है। आगे चलते हैं जी, आज़म सवाती के हवाले से। आज़म सवाती के हवाले से उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है आज सुबह कोयटा पुलिस ने, क्योंकि उनको कल 4 दिन के जो जुडिशनल रिमांड था वो ख़त्म हो गया था, और उनको 14 दिन के जुडिशनल रिमांड पे डियाला जेल भेज दिया गया था। तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी तो उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था। पिम्स हॉस्पिटल में सुबह 7:30 बजे कोयटा पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के और अपने साथ ले गई। उसके ऊपर असद उमर साहब का एक ट्वीट आया है कि जी, विदाउट वेटिंग फॉर मेडिसिन रिपोर्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल और वेटिंग फॉर द हाई कोर्ट डिसीजन, आज़म सवाती हैंडेड ओवर टू बलूचिस्तान पुलिस एंड टेकन टू कोयटा। Shameful how the imported government is floating fundamental rights and refusing to follow due process of law। कि एक प्रोसेस ऑफ लॉ को भी वो किया, और जो एक इंसान का एक बुनियादी एक कानून एक होता है उससे भी उनको महरूम रखा गया, और उनको सुबह उठा के पुलिस अपने साथ ले गई। हालांकि इस तक का भी वेट नहीं किया कि उनको जो उनकी रिपोर्टें आ जाएं। उनके ऊपर मज़ामती एक बयान इमरान खान साहब की भी आया है, और उन्होंने भी मज़ामत की है इस चीज़ की। अब चलते हैं जी, जो फॉर्मर चीफ हैं एनडीसी के, अफ़गानिस्तान के जो एक इंटेलिजेंस इदारा था उसके चीफ की एक उन्होंने बड़ा दुखे दिल से दुशांबे से एक मैसेज दिया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वी हेल्प इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ये रहमतुल्लाह नबी साहब हैं जो फॉर्मर एनडीसी थे। उन्होंने कहा, वी हेल्प इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, बट इंडिया कैंसल्ड आवर वीज़ाज आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। आई वॉज इन टच विद देम, इंडियन ऑफिशियल, बट व्हेन आई रिक्वेस्टेड एंट्री ऑफर आफ्टर fall of Kabul, they cancelled my visa. Instead, India received 10 of thousands of application, but they issued only 300 visas, only for Sikh and Hindu mostly. अब वो कहते ये हैं कि जी, जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था उससे पहले तो इंडिया की बड़ी वहाँ पे जब अमेरिकन फोर्सेस थी तो इंडिया बड़ा वहाँ पे अपना असर व रसूख कर रहा था और बड़े काम कर रहा था, बड़ी उनकी साथ दे रहा था। जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो फॉल ऑफ काबुल होने के बाद जो इंडिया की जो वहाँ पे जितनी भी लोग थे या जो उनके हक में लोग थे उनको उन्होंने वीज़े रिफ्यूज़ कर दिया, वीज़ा दिया ही नहीं। एनडीएफसी तो एक बड़ी वहाँ की ज़ाहिर सी बात है इंटेलिजेंस इदारे का चीफ था, उस तक को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करते रहे ये लोग, और इंडिया की बड़ी मदद की थी इन्होंने। तो उन्होंने अपना शिकवा ज़ाहिर किया कि जी हमें तो इंडिया ने मेरी जो वीज़ा था उसको भी कैंसिल कर दिया, और यहाँ से लाखों की तादाद में जो वीज़ा एप्लीकेशन दी गई थी उनमें से सिर्फ 300 वीज़े दिए गए। उनमें भी मोस्टली जो थे वो सिख और हिंदू थे। तो यही वो चीज़ है जो अफ़गानिस्तान को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आपके नेबर हैं। आप पिछले तकरीबन कुछ 40-50 साल से हम लोग तकरीबन 4 से 5 मिलियन रिफ्यूजीज़, अफ़गानी रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा तादाद में आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ। और जब आपको कुछ चाम मिलता है या वो मिलती है तो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाके इन्होंने हमारे लिए काम किया, और अब देखें वही इंडिया ने उनको रास्ते में धोखा दे दिया। तो यही चीज़ है कि हम बार बार इंडिया को बोलते हैं कि अगर तुम इतने ही चाहते हो उनको तो आप कुछ रख लो ना रेफ्यूजीज़, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह रखे जाते हैं। तो इनका शिकवा बरहक अपनी जगह पे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडिया के कहने के ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत काम किया और हमें बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन आज देखें वो दर पदर फिर रहे हैं और दर पदर ठोकरें खा रहे हैं। और जब मौका आया
इंडिया को उनका साथ देने का, तो उन्होंने इनकी वीज़ा एंट्रियाँ भी कैंसिल कर दी। लाखों एप्लीकेशंस थी जो कि रिफ्यूज़ की गई, उनके मुकाबले में उनको सिर्फ 300 वीज़े दिए गए, जिनमें से ज़्यादा तादाद जो थी वो हिंदू और सिखों की थी। इसके दूसरी तरफ देखें तो हम पाकिस्तान तो माशाल्लाह खुले दिल से अभी भी वेलकम करता है और अभी भी उनको करता है। अफ़गानिस्तान का जो मामला था, इस पे मैं एक मुकम्मल वीलॉग इंशाल्लाह करूँगा कुछ आने वाले दिनों में। और जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए, जिसको पाकिस्तान के इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिल्कुल एकदम सरे उससे नाकारा कर दिया। और अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, मुझे सुनने में ये आ रहा है कि उनकी ख़ास नज़र होगी इंशाल्लाह इस पे। और हम लोग जो अभी जो हालात हमारे साथ टीटीपी की वजह से हुए हुए हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, उनमें भी कुछ रेस्ट आएगा। अब चलते हैं दूसरी एक खबर की तरफ। अशोक साविन हैं जी, ये तजिया निगार हैं इंडिया से और बहुत अच्छी तजिया करते हैं और मैं इनकी काफ़ी पढ़ता रहता हूँ, इनके ट्वीट भी, और इनको वो भी करता रहता हूँ। इन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं पहले आपको पढ़ के सुना दूँ, फिर उस पर तबसरा करते हैं। कहते हैं जी, इफ़ हिंदूज डोंट डू रियूट्स एज आसाम सीएम सेज, who killed them? 1969 Gujarat, 430 Muslims killed. 1980 Ahmedabad, 400 Muslims killed. 1983 Nilai, 2191 Muslims killed. 1984 Delhi, 3006 killed. 1989 Bhopalpur, 900 Muslims killed. 1992-93 Bombay, 575 Muslims killed. 2002 गुजरात, 2000 मुस्लिम किल्ड्स। इसमें मोदी का जो जिक्र आता है, मोदी साहब भी वहाँ पे काफ़ी उस टाइम में रहे थे और इनके ऊपर काफ़ी जो है वो FIR भी हैं वहाँ की कि इनका हाथ था उसमें। और ये बुचर कहलाते हैं, गुजरात के बुचर, जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया था। 2013 अहमदनगर, 42 Muslim killed. 2020 Delhi, 20 Muslim killed. 2008 गंधामल, 36 क्रिश्चियन किल्ड। ये देख लें, ये वो बयान कर रहे हैं कि जी जो अक़लियतों के साथ इनका सलूक है, अक़लियतों का गाहे बगाहे कत्ल करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे मुसलमानों के कत्लेआम हो जाता है वहाँ पे। और एक जो इतनी बड़ी जो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है, उसमें ये अक़लियतों का हाल है कि हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद सिखों को मारा जाता है, सिखों का कत्लेआम किया जाता है। उनके एक दारुल खिलाफा में, कैपिटल में, दिल्ली के अंदर बैठ के 3000 सिखों का कत्ल, क्रिश्चियनों का कत्ल, मुसलमानों का कत्ल। मुसलमानों का कत्ल तो वो लोग ऐसे समझते हैं जैसे उनका हक है, राइट है। तो ये बिग डेमोक्रेसी की एक शक्ल है जो उन्होंने दिखाई है। और ये वो RSS आइडियोलॉजी है जिसके हम ख़िलाफ़ हैं। हम इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम RSS की आइडियोलॉजी और मोदी के जो एक हिकमत अमली है, जिस तरह से वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं वहाँ पे, वो है ये। तो ये एक तरह से अक़लियतों का कब्रिस्तान बन चुका है इंडिया। अभी इसमें तो वो कश्मीर का तो ऐड है ही नहीं। कश्मीर में जो आए दिन रोज़ाना के हिसाब से ये लोग जो बेगुनाह मुसलमानों को, कश्मीरियों को, फ्रीडम फाइटर्स को शहीद करते हैं, वो तो इससे अलग है। ये तो वो पिक्चर है जो इनके अपने तजिया निगार इनको एक दिखा रहे हैं। इनके मुंह पे एक समझ लें मोदी साहब की जो है वो इनको पेश की जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अक़लियत बहुत महफूज हैं, बहुत खुश भी हैं, और मैं उनको जानता भी हूँ, मैं उनके साथ रहता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास अक़लियत कोई शिकायत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। नेक्स्ट मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। कुछ और वर्किंग भी है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।